आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माई IVF जर्नी पर। आज मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आई हूँ कि जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद है, बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि मैम क्या एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद अब हम प्रेग्नेंट हो गए हैं, अब हमें किस तरीके से रहना चाहिए और हमारा जो LMP है मतलब कि कौन सा वीक हमारा काउंट हो जाता है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपनी जो भी आपको कोई रिलेटिव मिलता है जिसके बेबी नहीं हुआ है या जो नहीं हो रहा है किसी वजह से, या जो IVF के बारे में सोच रहे हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। उससे मुझे भी हेल्प मिलेगी, अप्रिसिएशन मिलेगा। तो पहले भी मैंने आपको वीडियो में शेयर किया था, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो देखिए, जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है, जैसे हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो गया और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने के बाद हम प्रेग्नेंट हो जाते हैं, मतलब कि कहने का मतलब है कि हम उसे प्रेग्नेंट ही बोलेंगे, क्योंकि इसलिए बोलेंगे क्योंकि देखिए, जब हमारा नॉर्मली जो हमें प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो हमें नहीं पता होता कि हमारे शरीर के अंदर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। वो हमें सिर्फ तभी पता चलता है जब पीरियड्स मिस हो जाते हैं, हम किट में चेक करते हैं या बीटा HCG करवाते हैं या डॉक्टर से कंफर्म करते हैं, तभी हमें कंफर्म होता है कि हम प्रेग्नेंट हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि हमें पता है कि अंदर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर दिया गया है, अब उसका चिपकना, इम्प्लांटेशन होना डिपेंड करता है। हमें सिर्फ इतने टाइम पीरियड तक टाइम दे दिया जाता है कि 14 डेज़ तक आपको जो है वो इम्प्लांटेशन हो जाना चाहिए। उसके बाद हम चेक करेंगे तो जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। अदरवाइज़ पॉजिटिव नेगेटिव पे डिपेंड करता है, अदरवाइज़ आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो ये हमें जब पता है उस चीज़ के बारे में, तो हम उस पर, अब अगर हमारे सामने क्वेश्चन पेपर है, हमें सिर्फ उसे पढ़ना है। एक होता है कि पूरी बुक को पढ़ना और एक होता है क्वेश्चन पेपर को सिर्फ रीड करना। तो उस तरह से जब हमें पता है तो हम उसी तरीके से अपने शरीर को, अपने आप को जो है प्रिपेयर करेंगे। तो देखिए, जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो जाता है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने के बाद जो प्रेगनेंसी हमारी कंफर्म हो जाती है, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना है। हमें ये देखकर चलना है कि अब हम पारा जो है पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा। तो अब आप बोलते हैं कि हमें क्रैम्पिंग आ रही है। मैं पता नहीं कितनी बार ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, कितनी बार वीडियो बना चुकी हूँ, एक्सप्लेनेशन में दे चुकी हूँ और कितनी बार मैसेजेस का आंसर दे चुकी हूँ कि क्रैम्पिंग होना या सिम्टम्स आना ना आना, इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हैं, आपके पीरियड आ जाएंगे या आपके पीरियड नहीं आएंगे या आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। कोई ये बोलता है कि मैम मुझे कोई सिम्टम नहीं आ रहा है, उसको तब भी टेंशन हो जाती कि कोई सिम्टम नहीं आ रहा है। सिम्टम नहीं आ रहा है तो भी नॉर्मल है, सिम्टम आ रहे हैं तो भी नॉर्मल है, और इसका कोई सिम्टम होता ही नहीं है कि आपका पेट दर्द हो रहा है। कितने, अगर 50% ऐसे पर्सन हैं जिनका पेट दर्द हो रहा है और वो प्रेग्नेंट हो रहे हैं, कितने 50% ऐसे भी हैं जिनका पेट दर्द नहीं हो रहा है, उन फिर भी प्रेग्नेंट हो रहे हैं। होना ना होना पेट दर्द का इससे कुछ लेना देना नहीं है। आपकी लेग्स क्रैम्प्स हो रहे हैं, आपको पीरियड जैसा पेन हो रहा है, मैंने कितनी बार बोला कि इसमें हमारे क्रैम्प्स क्यों उठते हैं, क्योंकि हमारा एग पिकअप होता है। नॉर्मली हमारा एग पिकअप वाले मंथ में ही ट्रांसफ़र कर दिया जाता है या फिर नेक्स्ट मंथ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। हमारे जो ओवरीज होते हैं उनके साइज़ इंक्रीज़ हो जाते हैं। उसके अंदर अगर एक एग को बड़ा करना होता है ना, तो उसके अंदर पता नहीं कितने एग्स बड़े हो जाते हैं। कभी मैं इसका डिटेल में वीडियो बनाऊंगी कि इसका इस चीज़ से क्या मतलब कि क्यों हो जाता है ऐसे, ठीक है। तो फिर वो जब वो क्या होता है कि वो साइज़ इंक्रीज़ हो जाते हैं। जब उनका नॉर्मली एक एग बनता है लेकिन उसमें बहुत सारे एग्स बनाते हैं, वो उनका साइज़ इंक्रीज़ करते हैं। तो हमारी ओवरीज ऑब्वियस है इतनी है तो वो बड़ी होगी, जितने एग्स उसमें वो होगा, स्वेलन हो जाएगी उसमें। और हमें कितने इंजेक्शंस लगते हैं, हमें सपोर्टिव मेडिसिन्स दी जाती हैं, उन सब के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और कुछ जो है अंदर हमारा जो है पार्ट्स को छेड़ा जाता है, जिसकी वजह से जो है हमें क्रैम्पिंग्स होती हैं। और ये क्रैम्पिंग्स क्योंकि हमारा एग जो है ऑटोमेटिकली मतलब कि बाहर नेचुरल तरीके से नहीं निकला है, जिससे शरीर को कंफर्म हो कि हाँ हम प्रेग्नेंट होने वाले हैं, वो उस तरीके से हमें तैयार करे। ये तो सिर्फ हमारा एग पिकअप हुआ है और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर दिया गया है, तो बॉडी उस तरीके से प्रिपेयर नहीं होती है, जिसकी वजह से हमारे को नॉर्मली जो है मंथली जिस तरह से पीरियड्स आने होते हैं उस तरह से क्रैम्प्स होता है। इसीलिए वो कोई सिम्टम नहीं है, उस चीज़ से मत घबराइए।
हम प्रेग्नेंट उसी वक्त हो जाते हैं जब हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। हमें उसी तरीके से ध्यान से चलना है, ट्रैवलिंग नहीं करनी है, स्टेयर्स नहीं चढ़नी है, 14 डेज़ आपको केयरफुली रहना है, कोई काम नहीं करना है, कोई हैवी वर्क नहीं करना है। नॉर्मली वर्क में ये नहीं आता कि आप जो है आटा गूंदने लग जाइए, सब्जी बनाने लग जाइए, घंटा घंटा खड़े रहिए किचन में, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको बिल्कुल जैसे कभी हल्का सा चाय बना ली या फिर बैठ के 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए सब्जी काट ली, तो इस तरह के नॉर्मल वर्क कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि काफ़ी देर तक करिए आप। फिर उसके बाद आपका ये क्वेश्चन रहता है कि मैम हमारी जो प्रेगनेंसी है किस वक्त से काउंट होगी। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने का और नॉर्मली जो प्रेगनेंसी होती है सेम प्रोसीजर रहता है। जब हमारा पिछली यानी कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने से पहले जो हमारी डेट होती है, मान लीजिए मैं अपनी आपको बताती हूँ, मेरी जो डेट थी वो 15 अप्रैल की थी, यानी कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने से पहले की बता रही हूँ, 15 अप्रैल की थी, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट मंथ मेरा ट्रांसफ़र हुआ था, यानी कि 15 मई को मेरा ट्रांसफ़र हुआ था। 15 मई के बाद जो था मैंने 28 मई को चेक किया था। 28 मई को मेरा जो है 15 मई, उसके बाद 28 मई को मेरा ट्रांसफ़र हुआ था। मई में मेरा ट्रांसफ़र हो गया था। उसके 10 दिन बाद जो है मैंने 9 दिन पर चेक किया था, जो मेरा नेगेटिव आया था। फिर उसके बाद 10th डे पर चेक किया था, जो हल्की लाइन आई थी। 11th डे पर चेक किया था तो बिल्कुल डार्क लाइन आ गई थी। और 14 डे पर मेरा बीटा HCG पॉजिटिव आ गया था, ठीक है। तो 15 अप्रैल मेरी डेट थी, तो 15 मई के अकॉर्डिंग उन्होंने 28 मई को, यानी कि 14 डेज़ के डिफरेंस में उन्होंने मेरा जो था ट्रांसफ़र किया था। तो ये जो था मेरा 15 मई से जो है मेरा वो काउंट होगा मंथ, ठीक है। 15 मई से अगली 15 जून को मेरा 1 मंथ काउंट हो गया, यानी कि मुझे 4 वीक्स कंप्लीट हो गए। तो एक मंथ में 4 वीक्स होते हैं, वो आपके 4 वीक हो जाते हैं। और फिर उसके बाद आपका फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है। और फर्स्ट अल्ट्रासाउंड क्यों, कितना ज़रूरी होता है, उसके अंदर क्या क्या माइलस्टोन्स अचीव होने चाहिए, वो सब मैं आपके साथ अलग से वीडियो में शेयर करूँगी। तो ये इस तरह से आपको अपना मंथ पीरियड काउंट करना है, यानी कि जब आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है उसके बाद जब आपकी बीटा HCG होगी तब तक आपको जो है प्रेग्नेंट हुए 1 मंथ काउंट हो जाता है। अब आपकी समझ में आ गया। जब आपका बीटा HCG होगा उस टाइम बीटा HCG के टाइम आपको 4 वीक्स कंप्लीट हो चुके होंगे और आपका 5th वीक स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट डे से, यानी कि बीटा HCG 14 डे पर होता है ना, तो नेक्स्ट डे से आपका जो है 2nd मंथ स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आपको 5th वीक स्टार्ट हो जाएगा। और 6 या 7 वीक पर जाकर आपका जो है फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होगा, ठीक है। 6 वीक पर जाकर आपका अल्ट्रासाउंड होगा, जिसमें 7 वीक में आपकी हार्ट बीट भी आएगी। और मतलब ये सारी चीज़ें मैं अलग से शेयर करूँगी। तो इस तरह से आपका जो है बनता है प्रोसीजर, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तीसरी प्रॉब्लम क्या आती है, आप ये पूछते हैं कि मैम हमारी प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग तो हमारा 5th वीक है या 6 वीक है, लेकिन जो अल्ट्रासाउंड है उसमें ज़्यादा लिखा हुआ है। तो वो जो अल्ट्रासाउंड वाला वीक्स होते हैं वो होते हैं बच्चे की ग्रोथ के अकॉर्डिंग, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मैं आपको अपना बताऊं तो मेरी जो बेबी हुए थे वो 15 जनवरी को मुझे 9th मंथ लगा था और 31 जनवरी को मेरे बेबी हो गए थे, यानी कि 15 जनवरी को मुझे 9th यानी कि 8th मंथ कंप्लीट हुआ था। तो 8 × 4 कितने हो गए, 32 वीक्स। हो सकता है बीच में कोई 1 वीक ज़्यादा भी हो गया हो, तो 32 यानी कि 33 वीक्स हुए, ठीक है। तो 33 वीक, उसके बाद 2 मंथ मैंने और क्रॉस कर दिए, 32 यानी कि 35 वीक्स, ठीक है। 35 वीक्स हो गए। तो मैं जो 31 जनवरी को जब मेरी प्रेगनेंसी हुई तो फिर 37 वीक्स लिखे हुए थे, यानी कि मेरी जो प्रेगनेंसी थी डॉक्टर के अकॉर्डिंग 37 वीक पर हुई थी। तो ये जो है अल्ट्रासाउंड के वीक्स अलग चलते हैं, हमारे वीक्स अलग चलते हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको अपना मंथ उसकी अपनी LMP के अकॉर्डिंग काउंट करना है, और जो अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग है वो भी चलता रहेगा, वो डॉक्टर अपने आप देखते हैं, उसमें आप कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको किस तरीके से काउंट करना है, किस तरीके से आपको जो है क्रैम्पिंग का भी मैंने बता दिया। तो आपके ये सारे क्वेश्चंस का आंसर इसलिए मैंने डिटेल में दिया है क्योंकि मैसेजेस में मैं इतने अच्छे से आंसर नहीं दे पाती, और अब मैं यही करने वाली हूँ, यही इसी तरह से आपके जो है क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगी,
तो आई होप कि आप सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर मिल गया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं। राधे राधे।